वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल के पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जो कि आपका बीए के 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में चर्चा होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट अगर आपके पेपर का नाम है, यानी कि हिंदी में बोले तो एक प्रकार से जो जियोग्राफी है उसके विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उन्हीं का इतिहास आपको समझना है, जियोग्राफी के बारे में जानना है। तो अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, 6 सेमेस्टर में है, सेकंड पेपर का ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में जो है आ सकते हैं। देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, हृदय स्थल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हृदय स्थल का सिद्धांत दिया था किसने? मैकिएंडर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछेगा पार्थिव युक्ता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप बताओगे हमबोल्ट ने दिया था। ये ओके। जॉन मतलब इसका मैकिएंडर का पूरा नाम है हालफोर्ड जॉन मैकिएंडर। इसका जन्म 1961 में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हृदय स्थल सिद्धांत मैकिएंडर ने दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैकिएंडर और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान माना जाता है मैकिएंडर। ठीक है, और ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर मैकिएंडर से रिलेटेड कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, मैकिएंडर की अगर बात करें तो मैकिएंडर यूरोप और एशिया, अफ्रीका, इन सभी को लेकर के, मतलब इन सभी को एक प्रकार से विश्व द्वीप कहता था, वर्ल्ड आइसलैंड बोलता था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिला करके। तो इसी तरीके से उसने हृदय स्थल कहा इन चीज़ों को। ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन अभी चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूगोल वह विज्ञान है जिसका मुख्य कार्य मनुष्य एवं समाज के अंतर संबंधों को जानना तथा स्थानीय पर्यावरण के वैकल्पिक मतलब व्यक्तिक के प्रभाव को समझना है या समझाना है। यह परिभाषा किसने दी है, बताएं। भूगोल वह विज्ञान है जिसका मुख्य कार्य मनुष्य एवं समाज के अंतर संबंधों को जानना और स्थानीय पर्यावरण के वैकित्व के प्रभाव को समझना है। यह परिभाषा मैकेंडर ने ही दी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न हर्बर्टसन के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश है। हर्बर्टसन के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश में ध्रुवीय प्रदेश, शीत समशीतोष्ण प्रदेश और उष्ण शीतोष्ण प्रदेश, ये सब आते हैं। उष्ण शीतोष्ण मतलब जो ठंडा गर्म एरिया होता है वो, ध्रुवीय प्रदेश एकदम से ठंडा होता है, शीतोष्ण शीत समतोष्ण भी एक प्रकार से एकदम ठंडा एरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूगोल की पाठ्यक्रम तथा ब्रिटिश साम्राज्य का ऑक्सफोर्ड सर्वेक्षण, ये पुस्तकें किसकी रचना है, बताएं। बढ़िया प्रश्न है। भूगोल की पाठ्यक्रम पुस्तक और ब्रिटिश साम्राज्य का ऑक्सफोर्ड सर्वेक्षण, ये पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्टसन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, हर्बर्टसन। ठीक है, हर्बर्टसन, इसका बी ऑप्शन है, हर्बर्टसन यहाँ पर सही लिखा है, यहाँ पर गलत हर्बर्टसन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जियोग्राफिक जर्नल नामक पत्रिका प्रकाशित हुई है। जियोग्राफिक जर्नल पत्रिका जो प्रकाशित हुई है 1923 में प्रकाशित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इतिहास की भौगोलिक धुरी लेख संबंधित है, बताएं। मैकेंडर से संबंधित है इतिहास की भौगोलिक धुरी। मैकेंडर यानी हालफोर्ड जॉन मैकेंडर से संबंधित है ये लेख, इतिहास की भौगोलिक धुरी। ठीक है, ये लेख प्रकाशित कब हुआ था? 1904 में ये लेख प्रकाशित हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये लेख उन्हीं से संबंधित है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जियोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? जियोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है, बताएंगे सभी लोग। जियोग्राफी शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, ठोस तरल गैसीय पदार्थों से बनी पृथ्वी का वर्णन और पृथ्वी का वर्णन, दोनों इसका मतलब हो सकता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश स्कूल ऑफ जियोग्राफी के संस्थापक के रूप में मैकेंडर को जानते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द राउंड वर्ल्ड एवं बिनिंग ऑफ पीस पत्र 1943 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये पत्र जो है किसके द्वारा? मैकेंडर के द्वारा प्रकाशित किया गया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द जियोग्राफी ऑफ द बीस की रचना किसने की? द जियोग्राफी ऑफ द बीस की पुस्तक किसने लिखी है? मैकेंडर की पुस्तक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन विश्व के प्रादेशिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? बताएं, कितने भागों में विभाजित करते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक शुरुआत में आप लोगों को मैंने ये क्या बोल दिया, 1961 इसका जन्म हुआ था। 1961 नहीं, 1861 हो सकता है, 1861, ठीक है, 1900 नहीं होगा। क्लियर? चूंकि 1899 में तो ये एक प्रकार से जो है भूगोल के आचार्य अध्यक्ष बने थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, जॉन मैकेंडर, ठीक है। और ये 1887 में जो है विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भूगोल के रीडर पद पर नियुक्त हुए। 1899 में वहाँ पर अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तो विद्वान आदमी थे। 1861 में आप जन्म मान सकते हैं, मतलब 1861 होगा, 1900 नहीं, ठीक है। तो मैंने जो बता दिया वो थोड़ा सा 1800 होगा। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन विश्व के प्रादेशिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन विश्व के प्रादेशिक प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो 15 भागों में विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मैन हिज वर्क 1911, मेजर नेचुरल रीजन 1905, किसकी पुस्तक है दोनों? ये हर्बर्टसन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, हर्बर्टसन की पुस्तक है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं सभी लोग। प्रश्न, बारह मिहिर कहाँ के निवासी थे? बताएं, बारह मिहिर कहाँ के निवासी थे? तो बारह मिहिर अवंती के थे, या कर्नाटक के, केरल के, या राजस्थान के? बताएं। बारह मिहिर की बात पूछी जा रही है, तो बारह मिहिर के बारे में कुछ बताएं। बारह मिहिर की अगर बात करें तो बारह मिहिर कहाँ के भाई थे? बारह मिहिर कहाँ के निवासी थे? अवंती उज्जैन के निवासी थे। मध्य प्रदेश में पड़ता है अवंती और उज्जैन, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके गुरु थे बारह मिहिर के आर्यभट्ट, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 6वीं शताब्दी ईस्वी में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बारह मिहिर ने भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया? तो बारह मिहिर ने भूगोल को गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संहिता, इन सभी में बांटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बारह मिहिर की पुस्तक लिखी थी, बारह मिहिर की पुस्तक इनमें से कौन सी है? चंद्रमा। बारह मिहिर की पुस्तक कौन सी इनमें से? देखिए, बृहत संहिता पुस्तक जो है, यहाँ पर गृहत नहीं बृहत संहिता कर लेंगे। बृहत संहिता जो पुस्तक, ये बारह मिहिर ने ही लिखी है, बृहत संहिता पुस्तक, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहत जातक, के 3 पुस्तकें बारह मिहिर की हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बारह मिहिर की खोज, मतलब बारह मिहिर की खोज थी क्या? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बिल्कुल। आप ऑप्शन नंबर, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बारह मिहिर ने क्या कहा था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भूगोल को कितने विभागों, मतलब भूगोल को कितने भागों में विभाजित करते हैं? भूगोल को खगोल और भूगोल दोनों में बांटते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खगोल किस बारे में अध्ययन करता है? तो खगोल जो है ये अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करता है। भूगोल किस बारे में अध्ययन करते हैं? भूगोल शास्त्री पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, प्रश्न है, प्राचीन भारत में भूगोल जानने के साधन। प्राचीन भारत में भूगोल जानने के साधन, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, गणित में सर्वप्रथम दशमलव के प्रयोग और उसका महत्व बताया था किसने? बताएं। प्रश्न बढ़िया है। गणित में सर्वप्रथम दशमलव का प्रयोग और महत्व किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्टियम पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक हैं आर्यभट्ट स्वयं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। धन्वंतरी विद्वान थे, बताएं। धन्वंतरी जो थे आयुर्वेदाचार्य भी थे और चिकित्सा विज्ञान के भी एक प्रकार से विद्वान थे, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, कालिदास के किस रचना में भौगोलिक और 6 ऋतु का वर्णन मिलता है? तो कालिदास की रचना खास करके रघुवंशम में और मेघदूत में आपको मिलता है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ए और सी दोनों में। ब्रह्मगुप्त की लिखित पुस्तक कौन सी इनमें से? ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मगुप्त की ने पृथ्वी का व्यास कितना बताया था? तो 1581 योजन, यानी कि लगभग
7,905 मील बताया था, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसने लिखी है, तो बारहमीर ने लिखी है पंच सिद्धांतिका पुस्तक। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ये सब याद कर लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगला प्रश्न है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है भैया, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रेटजल को कहते हैं मानव भूगोल का जनक, फ्रेडरिक रेटजल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर मतलब अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील अब संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा, ये कहा था कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने, अमेरिका की भूगोलवेत्ता और रेटजल की शिष्या भी है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, फटाफट से आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, इनमें से बर्टेंड रसल नहीं है, बाकी सैंपल रेटजल और हंटिंगटन मानव भूगोल से संबंधित हैं, जबकि बर्टेंड रसल जो हैं ये एक प्रकार से नहीं संबंधित हैं। आगे देखेंगे संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, संभववाद में प्रकृति और मानवीय दोनों घटकों को महत्वपूर्ण माना गया है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, प्राचीन महाकाव्य जो है ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं, बाकी यांत्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र और चंद्रमा से पृथ्वी पदार्थों के नमूने, ये सब जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है टेक्नोलॉजी, तकनीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, बताएं। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई थी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं भारत में अंतरिक्ष आयोग जो है, अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष आयोग को बोलते हैं इसरो और अंतरिक्ष विभाग को बोलते हैं डोस, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन कब हुआ था, परमाणु ऊर्जा विभाग का सृजन हुआ था 1956 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था 1962 में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बताएं भास्कराचार्य का जन्म हुआ था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ था भाई, बताएंगे। भास्कराचार्य का जन्म कब हुआ था, तो भास्कराचार्य का जन्म हुआ था 1114 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1114 ईस्वी में भास्कराचार्य का जन्म हुआ था, ठीक है। तो जिन्होंने 1114 लगाया उनका करेक्ट आंसर सभी का है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1114 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपसे आ सकता है बन करके, भास्कराचार्य के ग्रंथों में खगोलीय वेधशाला बनाने और बंध लेने के लिए बहुत से मंत्रों का वर्णन किया गया है, उनमें मुख्य मंत्रों की संख्या कितनी है, तो मुख्य मंत्रों की संख्या जो है उनमें से 4 है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के संदर्भ में क्या बताया, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के संदर्भ में बताया कि पृथ्वी जो है चपटी है और परिधि इसकी 24,830 मील है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24,830 मील, इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता मानी जाती है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है आज से लगभग 4,000 से लेकर के 5,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 4 वेद होते हैं, ठीक है, जिनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है। रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय भौगोलिक ज्ञान को बांटा जा सकता है सिंधु सभ्यता काल में, वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या उपरोक्त सभी में, तो भारतीय भौगोलिक ज्ञान को आप इन सभी कालों में बांट करके समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पुरालेख विद्या का क्या मतलब है, पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है, सिक्कों का अध्ययन नहीं, महाकाव्यों का अध्ययन नहीं, भूगोल का अध्ययन नहीं, पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, उष्णकटिबंध वाले वन ये भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतर वन जो है ये उष्णकटिबंध वाले ही वन भूमध्य रेखा पर ही पाए जाते हैं।
वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति के साधन बताएं। वैदिक काल में भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति के साधन में पृथ्वी द्वारा, जल स्थल मंडल के द्वारा, वायुमंडल, इन सभी के द्वारा भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न, क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो रूस है। फिर उसके बाद में आपका कौन सा देश है? रूस है उसके सबसे बड़ा, फिर कनाडा है, फिर आपका चाइना है, फिर अमेरिका है। तो रूस, कनाडा, चाइना, ठीक है। उसके बाद में आपका पड़ेगा अमेरिका। अमेरिका के बाद में आपका पड़ेगा एक देश और पड़ता है, क्या नाम है उसका? अमेरिका के बाद में आपका क्या पड़ेगा भैया? अमेरिका के बाद में एक देश और आपका पड़ता है ब्राज़ील, ठीक है। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और उसके बाद में अपना ये तो 4 और 2 6 हो गए, 7वां अपना अब भारत पड़ता है, ठीक है। भारत के बाद में अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी का सजा जो होती थी वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जेल है वहीं पर हो जाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से देखिए, संभववाद, मानववाद, प्रत्यक्षवाद और ये तीनों संबंधित हैं। समुद्र विज्ञान जो है ये भौतिक भूगोल से संबंधित है, ठीक है। तो ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र विज्ञान, ठीक है। समुद्र विज्ञान जो है ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बड़ा ही बढ़िया पूछा गया है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपके आते रहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है फाइब्रे संबंधित है। फाइब्रे यहाँ पर फैले गलत लिखा है, फाइब्रे कर लेंगे, ठीक है। लुसियन फैब्रे इनका पूरा नाम है। फैब्रे, फैब्रे की अगर बात करें तो फैब्रे जो है संबंधित है किससे? फैब्रे फ्रांस के विद्वान है। संभववाद की विचारधारा जो है फैब्रे ने ही दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद की अवधारणा में जो है किसको महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नीतिवादी संकल्पना में किसी घटक को महत्वपूर्ण माना गया? किस घटक को? नीतिवादी में भी मानवीय और प्राकृतिक घटक को दोनों को इंपॉर्टेंस दी गई है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से देखिए, मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। अन्वेषण और वर्णन, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, ये सब मानव भूगोल से संबंधित हैं। मात्रात्मक क्रांति संबंधित नहीं है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर, ऑस्ट्रेलिया के विद्वान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मानव प्रकृति का दास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? रटजल को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। रटजल जो है जर्मन के विद्वान है, जर्मनी के विद्वान है। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक इन्हीं की पुस्तक है और सबसे पहले इसी में इन्होंने मानव भूगोल के बारे में जानकारी दी, इसीलिए इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें। इन्हीं की शिष्या थी एलन चर्चिल सैंपल, अमेरिका की भूगोलवेत्ता। अगला प्रश्न, जियोग्राफिया जनरालिस मतलब जनरालिस के लेखक कौन है? जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है? वारेनियर विद्वान जो है इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक को लिखा है रेटजल ने, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? लुसियन फैब्रे ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी या अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था। अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं और रेटजल की शिष्या भी रही हैं। तीन भूगोल मतलब तीन इनके बहुत बढ़िया एक प्रकार से पुस्तकें हैं, बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। आगे देखेंगे, भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता, भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता कौन है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा की दृष्टि से आपके। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता कौन है? बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ये आ चुका है। चलें बताएं, प्रादेशिक भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता कौन है? इनमें से अरस्तु,
टॉलमी या फिर दोनों, बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन का जन्मदाता, बिल्कुल इनमें से कोई नहीं है, स्ट्रैबो महोदय हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ट्रैबो, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन के जन्मदाता तो जो है कौन है, स्ट्रैबो हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम क्षेत्रीय भिन्नताओं के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझा था और बताया था कि विश्व में एक भूभाग दूसरे भूभाग से भिन्न है। किसने बताया था, तो स्ट्रैबो ने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। टॉलेमी का जन्म हुआ था, टॉलेमी का जन्म हुआ था कब, तो टॉलेमी का जन्म हुआ था भैया कब, 90 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। टॉलेमी का कब हुआ था, 90 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, ग्रीक में इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोमन में ग्रीक में या मिस्र में इनका जन्म हुआ था, मिस्र में बोले तो इसमें से लगा देंगे, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका लगेगा। 90 ईस्वी में, 168 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, 78 वर्ष लगभग जिंदा रहे थे ये, ठीक है। रोमन मिस्र में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रोमन भूगोलवेत्ता थे। रोमन भूगोलवेत्ता, इनमें से स्ट्रैबो जो है रोमन भूगोलवेत्ता हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मुख्य रूप से भूगोल के विकास में योगदान दिया। किस भूगोल के, तो ऐतिहासिक भूगोल और प्रादेशिक दोनों भूगोल पर बढ़िया जानकारी दी है रोमन भूगोलवेत्ताओं ने। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। आगे देखिएगा सभी लोग, स्ट्रैबो प्रथम महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। किसका, स्ट्रैबो जो था ये एक प्रकार से नियतिवादी विचारक है, प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत किसने कहा, विसुवियस पर्वत जो है इसको जलता हुआ पर्वत स्ट्रैबो ने कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आलगेस्ट पुस्तक को 13 खंडों में, मतलब जो 13 खंडों में है, किसने लिखी थी। आलगेस्ट पुस्तक जो है 13 खंडों में बटी हुई, इसको टॉलेमी ने लिखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला प्रश्न, टॉलेमी की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। टॉलेमी की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, देखें, जियोग्राफिक सिंटेक्सिस पुस्तक इसी की है, भूगोल की रूपरेखा और अनेलीमा, ये सब पुस्तक जो मतलब टॉलेमी की है, क्लैडियस टॉलेमी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, खोज के महान युग किसका लेख है। खोज के महान युग ये किसका लेख है, टॉलेमी का ही लेख है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पंपोनियस मेला रोमन भूगोलवेत्ता कहाँ के निवासी थे। पंपोनियस मेला जो थे दक्षिणी स्पेन के निवासी थे, और पंपोनियस मेला रोमन भूगोलवेत्ता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अन्वेषकों यानी खोजकर्ताओं को अनजान भूमि की प्रेरणा किसने दी, तो अनजान भूमि की प्रेरणा किसने दी थी खोजकर्ताओं को, टॉलेमी ने दी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। पंपोनियस मेला की पुस्तक है, इनमें से बताएं। पंपोनियस मेला की पुस्तक है डिकोरोग्राफिया, ब्राहम लैक्स और स्पाई लैक्स, ये तीनों पुस्तकें पंपोनियस मेला की हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आते रहते हैं कि डिकोरोग्राफिया पुस्तक के लेखक या ब्राहम लैक्स या स्पाई लैक्स। डिकोरोग्राफिया वैसे बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये लगातार पूछा आता है, तो डी लगा देंगे उपयुक्त सभी। प्राकृतिक इतिहास किसकी पुस्तक है, प्राकृतिक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी महोदय, ठीक है, प्लिनी ने लिखा इस पुस्तक को। रोमन भूगोलवेत्ता है प्लिनी, ये बात ध्यान रखेंगे। 77 ईस्वी में इनका एक प्रकार से ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खलीफा उल, प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, खलीफा उल मामूल, खलीफा उल मामून, खलीफा उल मामून 1813 ईस्वी में टॉलेमी के पुस्तक का अरबी भाषा में अनुवाद कराया था। किसने करवाया था, अल्मा जस्ट के नाम से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अरब जगत का भूगोल पिता किसे कहा जाता है, अरब जगत का भूगोल का पिता इबन सीसा को कहते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अल मसूदी एक वैज्ञानिक था। अल मसूदी जो था एक जलवायु वैज्ञानिक था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, किताब उल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में 100% ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, किस काल को अल बरूनी काल के नाम से भी याद किया जाता है, तो 11वीं शताब्दी को अल बरूनी काल के नाम से भी याद करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अरब जगत का मार्को पोलो किसे कहा जाता है, अरब जगत का मार्को पोलो इबन बतूता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुकद्दमीह किसकी पुस्तक है, मुकद्दमीह इबन खल्दून की पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस अरब भूगोलवेत्ता ने भूभाग अपर्दन की अवधारणा दी थी, बताएं सभी लोग, किस अरब भूगोलवेत्ता ने भूभाग अपर्दन की अवधारणा दी थी, अल मसूदी ने दी थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न कई बार आता है ये, मतलब कि कई विश्वविद्यालय में पूछा भी गया आपकी बार। अगला प्रश्न है, अरब भूगोलवेत्ता
अल इदरीसी ने विश्व का मानचित्र कब बनाया था? तो अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने विश्व का मानचित्र बनाया था 1154 ईस्वी में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अल इदरीसी के मानचित्र का अंतर बताइए। अल इदरीसी के मानचित्र का अंतर क्या है? उत्तर दिशा के नीचे और दक्षिण दिशा ऊपर। ठीक है, ए ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए बी दोनों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल के विकास में किस मध्यकालीन युग को पुनर्जागरण कहा जाता है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल के विकास में किस मध्यकालीन युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? बताएं, पूर्व मध्यकालीन युग, अंतर मध्यकालीन युग या उत्तर मध्यकालीन युग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर मध्यकालीन युग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किस व्यक्ति ने 1519 ईस्वी में पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था? तो मैगलन नाम के यात्री ने लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा? तो कोलंबस ने अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, भौगोलिक खोज के समय बनाए गए हल्के और तेज चलाने वाले जहाज का क्या नाम था? तो भौगोलिक खोज के समय में बनाए गए हल्के और तेज चलाने वाले जहाज का नाम था कैरावल। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है, ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं और यही सब प्रश्न आप याद करेंगे तो थोड़ा सा आप मतलब कॉन्फिडेंट फील करेंगे परीक्षा हाल में। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। किसने लिखी है इस पुस्तक को? तो हेगेट महोदय ने लिखी है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ किसने लिखी है? जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ पुस्तक को लिखा है डडले स्टाम्प ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मॉडल्स इन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? चोले व हेटेट ने लिखी है। चोटे मतलब कि चोले व हेगेट ने इस पुस्तक को लिखा, मॉडल्स इन जियोग्राफी। 1967 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न, एस.डब्ल्यू. बुल्लिज 1900 से 1963 के बाद के समर्थक कौन थे? ये जो है नवनिश्चयवाद के समर्थक थे, बी ऑप्शन। जियोग्राफर एज साइंटिस्ट 1965 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। जियोग्राफर एज साइंटिस्ट, इस पुस्तक के प्रकाशक मतलब इस पुस्तक को किसने लिखा है? वुलरिज महोदय ने लिखा इस पुस्तक को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, रॉक्सबी ने मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा है? रॉक्सबी ने मानव भूगोल को कितने भागों में बांटा है? रॉक्सबी ने जनजातीय भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक और राजनीतिक भूगोल में बांटा है। सभी में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी में रॉक्सबी ने मानव भूगोल को बांटा है। अगला प्रश्न, ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज 1902 में प्रकाशित पुस्तक है, इसको किसने लिखा? तो मैकेंडर की पुस्तक है ये। आगे देखेंगे, ब्रिटेन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएं। तो ब्रिटेन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना 1830 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हर्बर्टसन ने विश्व के बृहद प्रादेशिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा? तो हर्बर्टसन ने विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा था। कौन कौन से 6 भाग थे? पहला था आपका टुंड्रा, दूसरा था आपका टैगा, तीसरा था उष्ण कटिबंध, चौथा था आपका समशीतोष्ण कटिबंध और पांचवा था आपका रेगिस्तान और छठा आपका था घास वाले मैदान। ठीक है, आगे देखेंगे, आधुनिक भू आकृतिकी के जनक कौन है? आधुनिक भू आकृतिकी के जनक माने जाते हैं तो डेविस महोदय माने जाते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के संघ की स्थापना हुई। अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1904 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अपर्दन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अपर्दन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डेविस महोदय अपर्दन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डेविस के अनुसार भू स्वरूप परिणाम है। भू स्वरूप किसका परिणाम है? प्रक्रय का, संरचना का और प्रावस्था का, इन तीनों का परिणाम है भू स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भौगोलिक खोज की बताएं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में हो सकता है आपके पूछे जाएं।
हो सकता है क्या लगभग आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, MJPRU हो गया, कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, जिनकी भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उन सभी में यही प्रश्न आएंगे। बताएं भौगोलिक खोज की घटना किस शताब्दी की घटना है। बताएं भौगोलिक खोज की घटना किस शताब्दी की घटना है। 15वीं शताब्दी की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किसने काला सागर और कैस्पियन सागर का भौगोलिक वर्णन किया है। बताएं काला सागर और कैस्पियन सागर का भौगोलिक वर्णन किसने किसने किया है। तो काला सागर और कैस्पियन सागर का भौगोलिक वर्णन किया है विलियम रूबरेक ने। किसने किया है। विलियम रूबरेफ ने किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मार्को पोलो की यात्रा ग्रंथ लिखा गया किसके द्वारा। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, मार्को पोलो की यात्राएं ग्रंथ लिखा गया है। मार्को पोलो की यात्राएं ग्रंथ जो लिखा गया 1296 से 1297 में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने मदिरा द्वीप की खोज कब की थी। पुर्तगालियों ने मदिरा द्वीप की खोज कब करी थी। 1418 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मदिरा द्वीप की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली साहित्यिक यात्री था जिन्होंने अपनी यात्रा जगत नदी से प्रस्थान किया। किस नदी से। बताएं मतलब नदी से कब प्रस्थान किया था। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली साहसिक यात्री था जिसने भारत की भी खोज करी थी। भारत आने तक के लिए जलीय मार्ग की खोज करी थी। जिन्होंने अपनी यात्रा जगत नदी से प्रस्थान किया था 8 जुलाई 1497। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट जगह पर कब पहुंचा था। तो ये कालीकट पर पहुंचा था 20 मई 1498 को। 20 मई 1498। यहाँ पर 23 मई दिया है तो यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 मई वैसे कर देंगे। 20 मई 1498 राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये कापड़ गांव पड़ता है वहीं पर कालीकट में। कोझीकोड जिला है। कापड़ गांव आज का पड़ता है जेनेवा गणराज्य, मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, कापड़ गांव कोझीकोड जिला में पड़ता है। ठीक है, वास्को डिगामा जहाँ पर उतरा था। अगला प्रश्न, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। इसका जन्म 1491 में हुआ, 51 में हुआ था। कहाँ पर, जेनेवा गणराज्य में हुआ था। जेनेवा गणराज्य अब इटली के अंडर में आता है, वहीं पर हुआ था। अमेरिका की खोज किसने करी थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत की खोज पूछेगा तो वास्को डिगामा लगाएंगे। अगला प्रश्न, कौन आयोनियन दर्शन का संस्थापक एवं पिता कहा जाता है। आयोनियन दर्शन का संस्थापक और पिता किसे कहा जाता है। तो थेल्स महोदय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से मानी जाती है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी बड़ी फेमस पुस्तक है और ये दांते की ही पुस्तक है, डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, और इसमें पुनर्जागरण के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। पुनर्जागरण का अग्रदूत महान कवि दांते को माना जाता है और डिवाइन कॉमेडी इसी की पुस्तक है, दांते की बड़ी फेमस पुस्तक है। बी ऑप्शन। ओके, आगे देखेंगे, डेकामेरोन किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो डेकामेरोन जो पुस्तक है ये इटालवी लेखक हैं बोकोसियो, उनकी पुस्तक है। बोकेसियो की पुस्तक है, विद्वान आदमी है बोकेसियो, इटालवी लेखक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी है। द प्रेज ऑफ फॉली किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखा इरास्मस ने। डेसिडोरियस इरास्मस इनका पूरा नाम है। द प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखा, इरास्मस ने लिखा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले आगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जो है को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाते हैं। खास करके को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह चैनल बनाया गया है बेसिकली, खास करके जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, या ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो भू आकृतिक प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न पूछा गया है, भू आकृतिक चक्र संबंधित सिद्धांत डेविस महोदय ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया। कब प्रकाशित किया था। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। भू आकृतिक चक्र संबंधित सिद्धांत डेविस महोदय ने
सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया? ये बढ़िया प्रश्न है। तो भू आकृतिक चक्र संबंधी सिद्धांत डेविस महोदय ने 1899 में किया था, क्या प्रकाशित किया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, एशिया द स्पंदन किसकी रचना है? एशिया द स्पंदन पुस्तक के लेखक कौन है? हंटिंगटन या डेविस महोदय? कौन किसने लिखा है एशिया द स्पंदन? इस पुस्तक को लिखा है हंटिंगटन ने। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अच्छा बताएं, श्रम का भौगोलिक विभाजन किसकी पुस्तक है? श्रम का भौगोलिक विभाजन वाराणसी महोदय ने लिखा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का नवीन विवरण किसने लिखा है? तो ब्रूस सिंह महोदय ने लिखा उसको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सभ्यता और जलवायु किसने लिखा है? तो हंटिंगटन की पुस्तक है ये। सभ्यता और जलवायु पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिचर्ड हंटिंगटन इस पुस्तक के लेखक हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल, भौगोलिक परिवेश एवं मानवीय क्रियाकलाप व उनके लक्षणों के मध्य संबंधों की प्रकृति एवं विवरण का अध्ययन है, यह कथन किसका है? मानव भूगोल भौगोलिक परिवेश और मानवीय क्रियाकलाप और उनके लक्षणों के बीच में संबंधों की प्रकृति एवं विवरण का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन मानव भूगोल के मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए हंटिंगटन ने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता इनमें से कौन है? तो एलन चर्चिल सैंपल अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। एल्बर्ट हंटिंगटन भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। कार्ल ओ सावर ये भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त तो सभी विद्वान अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं। एल्बर्ट हंटिंगटन और कार्ल सावर ये पुरुष भूगोलवेत्ता हैं, सैंपल जो है महिला भूगोलवेत्ता हैं। अगला क्वेश्चन साहब, एलन चर्चिल सैंपल। अगला प्रश्न, द सिटीज ऑफ सोवियत यूनियन द सिटीज ऑफ सोवियत यूनियन पुस्तक किसने लिखी है? हैरिस महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है, द सिटीज ऑफ सोवियत यूनियन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये पुस्तक बेसिकली रूस से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, कार्मोग्राफी तथा डिकोरोग्राफिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंपोनियस ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने लिखा भैया? पंपोनियस ने इस पुस्तक को लिखा। पंपोनियस मेला, ठीक है। कौन सी पुस्तक? पंपोनियस मेला की कौन सी पुस्तक है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पुस्तक का नाम क्या है? कार्मोग्राफी और डिकोरोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी? पंपोनियस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मानव और प्रकृति, ह्यूमन एंड नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? मानव और प्रकृति पुस्तक को लिखा है मार्स ने। जॉर्ज पार्किंसंस मार्स ने इस पुस्तक को लिखा है। आपसे भी ये भी पूछा सकता है इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो इसका प्रकाशन 1864 में हुआ है। ये बात ध्यान रखिए, कब हुआ है? 1864 में हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आर्नोल्ड हेनरी गयोट किस विचारधारा के समर्थक थे? आर्नोल्ड हेनरी गयोट जो थे ये किस विचारधारा के समर्थक थे? उद्देश्यवादी और ईश्वरवादी दोनों प्रकार की विचारधारा के समर्थक हैं आर्नोल्ड हेनरी गयोट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, स्थलाकृति विज्ञान के जनक में किसका नाम आता है? स्थलाकृति विज्ञान के जनक के रूप में डेविस का नाम सामने आता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विलियम मैरिस डेविस का समय था, विलियम मॉरिस डेविस का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1850 को और मृत्यु हुई थी 5 फरवरी 1934 को। तो 1850 से 1934 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रवाल रचना समस्या इस पुस्तक का प्रकाशन 1928 में हुआ था। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं डेविस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अमेरिका के भूगोल में जेफरसन युग के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के भूगोल में जेफरसन युग के नाम से 1750 से लेकर के 1830 ईस्वी के इतिहास को जेफरसन युग के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रेलों द्वारा सभ्यता का प्रचार प्रमुख पुस्तक किसकी है? रेलों द्वारा सभ्यता का प्रचार ये प्रमुख पुस्तक है जेफरसन की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चले सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ये बताएं, सोवियत रूस पुस्तक किसने लिखी है? 1950 में प्रकाशित हुई है, हेटनर ने लिखी है। मानचित्रावली पुस्तक 1897 में इन्होंने ही लिखी है। इसके अलावा चिली एंड पेंटागोनिया की जलवायु पर शोध प्रबंध 1881 में प्रस्तुत किया था हेटनर ने। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भूतल पर संस्कृति का प्रसार पुस्तक किसने लिखा है? 1929 में प्रकाशित हुई है, हेटनर की पुस्तक है। विश्व का भूगोल पुस्तक भी इन्हीं की है,
यूरोप का प्रादेशिक भूगोल 1907 में प्रकाशित पुस्तक है, हेटनर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फलों का, भूधरातल का, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में या भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। भूगोल में इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका है? क्लॉडियस टॉलेमी का ये कथन है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हिस्टोरिया पुस्तक भी इन्हीं की है, हेरोडोटस की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से किसने परिभाषित किया? तो भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से किसने परिभाषित किया था भाई? इनमें से पोसिजोनियस लगा सकते हैं, पोसिजोनियस राइट आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो वही प्रश्न फिर से आ गया। अगला प्रश्न है, टोलेमी ने सर्वप्रथम किसका उपयोग कर दुनिया के मानचित्र बनाए थे? तो टोलेमी ने बाकी व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था भूगोल का पहली बार किसने? इराटास्थनीज ने, इसीलिए उनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। टॉलेमी ने सर्वप्रथम किसका उपयोग कर दुनिया के मानचित्र बनाए थे? तो अक्षांश और देशांतर का उपयोग करके टॉलेमी ने सबसे पहले दुनिया के मानचित्र को दर्शाया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टॉलेमी ने बसी हुई पृथ्वी की लंबाई 70,000 स्टेडियम तथा चौड़ाई कितने स्टेडिया बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। टॉलेमी ने बसी हुई पृथ्वी की लंबाई 70,000 स्टेडियम तथा चौड़ाई कितने स्टेडिया बताई या स्टेडियम बताई? तो 30,000 बताई चौड़ाई और 70,000 बताई स्टेडियम लंबाई। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 30,000, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, टॉलेमी ने भौगोलिक विश्वकोश के किस खंड में भारत का निवास मिलता है बताएं। तो विश्वकोश जो रचना है इसी की रचना है, टॉलेमी का विश्वकोश जो है भौगोलिक विश्वकोश। तो उसने अपनी पुस्तक भौगोलिक विश्वकोश के किस खंड में भारत का निवास मिलता है? तो 17वें अध्याय में या 17वें खंड में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटास्थनीज को कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे या किसने भूगोल को गोलाकार बता करके उसे 3 जलवायु खंडों में विभाजित किया? तो किसने पृथ्वी को गोलाकार बता करके उसे 3 जलवायु खंडों में बांटा? अरस्तु ने बांटा था। डी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन एक रोमन भूगोलवेत्ता था? इनमें से रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो जो है रोमन भूगोलवेत्ता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रोमन भौगोलिक चिंतक कौन है इनमें से? रोमन भौगोलिक चिंतक में स्ट्रैबो, टॉलेमी, प्लिनी ये सब रोमन भूगोलवेत्तक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। टॉलेमी कहाँ के निवासी थे? तो मिस्र वासी हैं टॉलेमी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको आज की वीडियो के माध्यम से बताए, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न टॉलेमी द्वारा रचित पुस्तकें हैं। टॉलेमी की देखें, अल्माजेस्ट पुस्तक टॉलेमी की ही है। द आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी पुस्तक भी टॉलेमी ने लिखा है और एनेलिमा पुस्तक भी टॉलेमी के द्वारा ही लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी पुस्तकें टॉलेमी के द्वारा ही लिखी गई हैं। अच्छा, गणितीय भूगोल का विकास किसने किया है? ये प्रश्न बताएं, गणितीय भूगोल का विकास किसने किया है भाई? तो गणितीय भूगोल का विकास किया गया है किसके द्वारा? थेल्स के द्वारा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपके कई प्रश्न तैयार हो गए हैं। तो जो है इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थाट से बनने वाले इन्हीं सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे तो आपकी परीक्षा में आपकी तैयारी बहुत ही विधौत हो जाएगी। ओके, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ और सब्जेक्ट के साथ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।